गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका क्लास 10th की साइंस क्लासेज में। हमारा लेसन नंबर 4 से संबंधित आज लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम साबुन एवं अपमार्जन के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता होगा कि मेरा जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए थे और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपने सही किए होंगे। तो एक बार आप देख लीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन था कि ब्यूटेन के कितने संरचनात्मक समावेशी होते हैं। कितने संरचनात्मक समावेशी संभव हैं ब्यूटेन के? तो देखिए, मैं तीन कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन और ये एक संरचना तो इस तरीके से बनती है। ठीक, पहला ही। अब आप दिमाग लगाइए कि हम दूसरा इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। CH3 CH3 CH3। आप यहाँ देखेंगे कि C4H10 इसका अणुसूत्र है। यहाँ भी आप देखेंगे कि C4H10 ये भी ऊपर और नीचे दोनों की स्ट्रक्चर में अंतर है, लेकिन इनका अणुसूत्र समान है। तो हम समावेशी से ये समझते हैं कि अणुसूत्र समान हो बट उसकी संरचना अलग अलग हो तो वो समावेशी कहलाते हैं। अब ब्यूटेन के समावेशी की अगर हम बात करें तो इन दोनों स्ट्रक्चर के अलावा क्या हम कोई तीसरा स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं क्या? तो आप कहें इस पर हम इसे क्यों करना चाहें? 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो आप समझिए कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे जोड़ दिया। आप ये लास्ट वाला है तो इसमें श्रृंखला ये बनेगी, इसमें श्रृंखला सी बनेगी। ठीक है, जुड़ तो इसी से रहा है, ये भी तो इसी से जुड़ रहा है, बस फर्क ये आपने नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये और ये एक ही बात है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ब्यूटेन के जो संरचनात्मक समावेशियों की संख्या होती है वो 2। बस समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ये था, उम्मीद है मुझे कि आपका सही होगा। और यदि मान लो कि सही नहीं भी है तो कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार ऑफलाइन हम आ जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा टाइम की लिमिट भी रखनी पड़ती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। देखिए, फिर मैंने आपको दिया था एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना न बनाएं, पहले आप उसका सूत्र लिख करके संरचना बनाएं। ठीक है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH ये एथेनोइक अम्ल। संरचना ड्रा करने की बात है तो ये इस तरीके से आप कर लीजिए और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH इस तरीके से आपने खुल करके ये संरचना बनाई। ठीक, आपको मैंने बता रखा है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको एक बॉन्ड हटाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है।
अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप समान के बीच में से हटा रहे हैं तो आप डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस ले सकते हैं। असमान परमाणु के बीच में से हटा रहे हैं तो आपने यदि एक को डॉट से तो दूसरे को क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप दोनों को इक्वल से करना चाहते हैं तो वो भी कोई खास बात नहीं, ठीक। तो देखिए इस वाले कार्बन को लेकर के मैं करता हूं तो ऊपर एक बॉन्ड है, मतलब कि इसके तीनों साइड 1 2 3 ये तीनों साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो मैं ये तीनों बॉन्डों को हटाता हूँ यहाँ पर, तो मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से लिया तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से लिया। इसी प्रकार से डॉट क्रॉस और यह हाइड्रोजन, ठीक। अब इस कार्बन के बीच से मैं बॉन्ड हटा रहा हूँ तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से ले रहा हूँ, तो ये आप क्यों कर दीजिए, आप क्यों नहीं तो क्यों कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्बन लिख दिया। इस वाले कार्बन से ये मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ ताकि आप गोला लगा लें, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए नीचे मैं ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड हटा रहा हूँ तो ये यहाँ पर बिंदु या डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस और ये ऑक्सीजन हो गया। ये लीजिए यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये डॉट क्रॉस ये ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी मैंने क्रॉस से लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी मैंने क्रॉस से लिया है, तो ये H। यह आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो चुकी है, सही है, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर हमने अगर मान लो गोला नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा क्या? कोई गलत नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और गोला जब आप लगाते हैं तो ये उसको शो करने के लिए लगाते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लगा सकते हैं। अब देखो इसके साथ में कितना बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 8 हो गए ना। तो 8 पे होकर के गोला लगा दो आप। कैसे लगाओगे? ये लीजिए लगा दी। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ रहा है? सिंगल सिंगल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पे होकर के लगा दी। ये लीजिए इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हटा रहे हो? 1 2 3 4, इस पे 4 पे होकर के 4 का मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन पे होकर के लगा देंगे। ये लीजिए इसके मध्य से आप कितने इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो? 2। चलिए 2 बॉन्ड हटा रहे हो तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 पे होकर के थोड़ा लगा दो। ये लीजिए इस ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड हटा रहे हो तो 4 पे होकर के इस पे लगा दो। ये लो यहाँ पर इसको ओवरलैप मत करना बस, और कोई बात नहीं है। ये 2, ये लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जो बड़े इजी वे में आपसे हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं साबुन और अपमार्जन। ये मैं उस डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ जिसको आप साधारण भाषा में सर्फ बोलते हैं, ठीक है। आते हैं घड़ी, सर्फ एक्सेल, ठीक है। तो सर्फ बोल सकते हो आप इसे, सर्फ, और आप इसे अपमार्जक भी कह सकते हो, डिटर्जेंट भी कह सकते हैं। बात एक ही है, ये आपके साधन को बताइए, ठीक है। और इंग्लिश कोई खास बात नहीं है और याद हो जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश आने वाली जो भी क्लासें हैं, आप हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे तो इंग्लिश का ही मैक्सिमम बोलबाला है। तो इसलिए मैं आपसे
यही कहना चाहूँगा कि बार बार जो भी वर्ड आपके सामने आता है, जो भी लैंग्वेज आती है, आप उसे इंग्लिश में ढालने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है हम समझने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले कि आप ये समझिए, COOH अगर ग्रुप की मैं बात करूँ तो इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, बोलो, मैं बता चुका आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में मैं यहाँ पर इधर से कोई कार्बन श्रृंखला जोड़ता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ पर कोई भी कार्बन श्रृंखला जोड़ूंगा तो साबुन या अपमार्जक के संदर्भ में आपको याद रखना है कि वो कार्बन श्रृंखला कैसी होनी चाहिए, लंबी हाइड्रोकार्बन वाली होनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अगर लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला जुड़ी हुई है, ठीक है, एक आपने खूब अच्छी तरीके से सुना होगा कि जब साबुन की बात आती है तो आप बोलते हैं कि इसमें सोडा है, इसमें कास्टिक सोडा है, इस तरीके से आपने सुना होगा। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इतना तो सुना ही होगा। ठीक है, नहीं सुना तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि साबुन की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति का मतलब कि आप NaOH, KOH, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सभी कैसे हैं, ये क्षार है। क्लियर है? तो जब हम इस लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इनकी अभिक्रिया इनके साथ में करवाएंगे तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ये माइनस श्रृंखला होती है, ये प्लस होती है, आप इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, समझा रहा हूँ आपको सारी मैकेनिज्म की बनता कैसे। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह में COO जो होता है इस पे माइनस होता है और H पर प्लस चार्ज होता है, इतना तो आप समझ ही रहे। इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है OH पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है। आप इसी प्रकार से यदि इसे तोड़ेंगे तो A पोटेशियम पर प्लस, OH पर माइनस। सोडियम या पोटेशियम मेटल होते हैं, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग। ठीक है, और वैसे हम जनरल वे में बात करें कि किसी भी एटम पर कितना चार्ज होता है, तो कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, अर्थात कि वो आवेश रहित होता है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्लस और माइनस का जुड़ाव होगा, यहाँ से भी प्लस और माइनस का जुड़ाव होगा, तो यहाँ से ये H और ये OH मिलकर के तो क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। जल का अणु बाहर निकल जाता है यहाँ से, और COO के साथ में क्या अटैच हो जाता है, Na या H होता है। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। COO ग्रुप है, ये COO, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, या तो Na जुड़ जाएगा या K जुड़ जाएगा। इन दोनों की भी बात करेंगे। अगर Na जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे, K जुड़ा हुआ है तो क्या नाम। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की बात की मैंने, कहा कि C17H35 जोड़ दिया मान लीजिए। ठीक है, ये लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले एसिड होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं लैंग्वेज रूप में अगर कहना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, बड़े ध्यान से सुनना। यही साबुन की डेफिनेशन हो जाएगी, ये इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसको बनाने की जो विधि है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। बताओ कितनी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के ये क्या है, सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए आपकी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, समझिए दोबारा से।
लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ये साबुन की डेफिनेशन है। अपमार्ज की डेफिनेशन बस थोड़ी सी हटकर है। सोडियम या पोटेशियम की जगह क्या आ जाएंगे बताओ? अमोनियम या सल्फोनेट। क्या आ जाएंगे? अमोनियम या सल्फोनेट आ जाएगा। यहां पर अमोनियम की बात करें या सल्फोनेट की बात करें तो वो क्या है? वो अपमार्ज है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताइए इसकी? लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले अमोनियम या सल्फोनेट के जो लवण हैं वो अपमार्जक कहलाते हैं। आगे आओ बस। ठीक, तो ये साबुन और अपमार्जक की परिभाषा है कि साबुन क्या होते हैं? लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ध्यान रखना, लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। आप कह देंगे लो सर हमने ये जोड़ दिया, क्या ये साबुन हो जाएगा? नहीं जी, ठीक है ना, ये साबुन नहीं होगा। क्यों? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला इसके साथ में जुड़नी चाहिए, जिसको स्टेरियट, कोमेट, ठीक है ना, आदि वसाएं होती है, ये इसके लिए काम में आती है। हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे यहाँ पर। ठीक, अब देखो साबुन और अपमार्जक मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए C17H35COONA जो है, ये जो है अभी मैंने जस्ट आपको बोला कि ये सोडियम हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पर। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ इसके साथ में, तो वो क्या है? कपड़े धोने का साबुन है। क्या है? कपड़े धोने का साबुन है। और यदि मान लो कि वो पोटेशियम को काम में लेता है, तो ये शैम्पू वगैरह बनाने में जो काम आता है, तो वो कौन सा आएगा? KOH, ठीक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर ये पोटेशियम आ रहा है तो ये शैम्पू वगैरह, ठीक है ना, नहाने का साबुन जिसे आप बोलते हैं, वो आता है। और अगर सोडियम को काम में लेते हैं तो ये कपड़ा धोने का साबुन आता है। ठीक है, साबुन और अपमार्जक की अपने आप में एक खास बात है। क्या जनरल वे में हम देखें तो साबुन जो होते हैं ये क्या करते हैं? ओनली मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर में ये झाग देते हैं। और ये मृदु और कठोर, हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों में झाग देते हैं, अर्थात दोनों में ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर मृदु और कठोर कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो जनरल पहचानने का तरीका है कि जिसमें झाग दे जाए कौन? साबुन, तो वो मृदु है। और जिसमें झागने दे वो क्या है? कठोर जल है। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताना चाहूँ कि ये जल में जो कठोरता होती है वो किस कारण से होती है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। ये कठोरता भी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। बट इसमें भी हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आपको लेकिन पता तो होना ही चाहिए कि जो जल में जो कठोरता होती है, जल जो कठोर होता है वो किस कारण से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होता है। अब ये लवण भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन दो प्रकार के लवणों के कारण एक तो जो कठोरता होती है वो अस्थायी कठोरता होती है और दूसरी स्थायी कठोरता होती है।
तो अस्थायी जो कठोरता होती है इसको तो जनरली हम उबाल करके इस तरीके से दूर कर सकते हैं, और जो स्थायी कठोरता होती है उसके लिए हमको स्पेशली मेथड काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो चले आगे आगे। अच्छा, ये बात हुई, और क्या रहा, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति होती है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, अर्थात ये न तो अम्लीय है न क्षारीय है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लो क्षारीय प्रकृति है, तो क्षारीय प्रकृति कब होगी। ठीक है, आपको कुछ मतलब कि पिछले 9th क्लास का थोड़ा सा याद है तो बताइए। ठीक है, थोड़ा रिमाइंड कीजिए, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। क्षारीय प्रकृति से तात्पर्य होता है, या फिर आपने अभी पिछले चैप्टर में जो सर ने आपको पढ़ाया था एसिड और बेस साल्ट वाला लेसन, ठीक है ना, हम लोग क्षार और लवण वाला लेसन उसमें बताया होगा। ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप समझ। देखो क्षारीय प्रकृति है, यहाँ पर क्या है, उदासीन। ठीक है, हम एट लास्ट रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट में क्षार कब आएगा। ठीक है, हम विजेता किसे घोषित करते हैं, जो जीत जाता है, बात यही तो होती है। तो यहाँ पर देखो एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। आपको पता है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके ही क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और साबुन कैसे हैं, अपमार्जक कैसे हैं, लवण है। अभी मैंने डेफिनेशन में भी बोला था कि लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले सोडियम या पोटेशियम के लवण क्या है, साबुन है। सोडियम या पोटेशियम के स्थान पर आपने अमोनियम या सल्फोनेट जैसे आयन काम में लिए, तो वो क्या है, अपमार्जक है। ठीक है, तो चाहे साबुन की बात करें चाहे हम अपमार्जक की बात करें, वो क्या होते हैं, लवण होते हैं। अभी कहेंगे आप सर आपने तो अभी क्षार लिखा था, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए कि लवण जो होते हैं वो भी क्षारीय या अम्लीय या उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ये या उदासीन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई लवण कैसा होता है, लवण अम्लीय भी होता है, लवण क्षारीय भी होता है, लवण उदासीन भी होता है, तो हम कहना चाहेंगे आपको यहाँ पर कि साबुन जो है, साबुन एक बिल्कुल लवण है, लेकिन प्रकृति कैसी है उसकी, क्षारीय है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रबल अम्ल और दुर्बल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिल करके क्या बनाते हैं, क्षारीय लवण बनाते हैं। जो ताकतवर है उसी को नाम दे दो, ताकतवर क्या है, क्षार है, नाम दे दो क्षारीय लवण। बस समझ में आ गई। चल आगे देखो, अब आप कहेंगे सर उदासीन है तो